अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टीवी पर मेरे पसंदीदा हीरो का गीत चल रहा था। फिल्म एक्ट्रेस महारत से अपने फ़न के जौहर दिखाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमकर मशाकी से रक्स कर रही थी। सिरों की लैब पर थिरकता हुआ जिस्म रकासा की फ़नी महारत का सबूत था, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो सुकून से टेक लगाए स्याह पैंट शर्ट में मलबूस हीरो पर थी। उसके अंदाज की जाज़बियत, खूबसूरत मर्दाना सरापा, मैंने बार बार रिवाइंड करके उसके सतून से टेक लगाकर खड़े होने के अंदाज को देखा। उसका सरापा गोया मेरे ख्वाबों का मुजस्सम करके ढाला गया था। सफ़ेद मर्दाना मजबूत हाथ शनासा से थे। मैं बार बार उसी सीन को देखने में महव थी। अम्मी, चूल्हे पे कुछ जल रहा है क्या? बू आ रही है। सबसे पहले खुशबू भैया की तेज नाक तक पहुंची तो वो बेकरार होकर अपने कमरे से निकल आए। मिसबाह, तुझे खुदा समझे, कहा भी था हंडिया देखती रहना। कबाबों के लिए कीमा चढ़ा के नमाज पढ़ने गई थी। अम्मी जान नमाज तय करती हुई बुड़बुड़ाती हुई चली आ रही थी। अम्मी देखती तो रही थी, चंद मिनट पहले ही तो देखा था। मैं हड़बड़ा कर टीवी ऑफ करके किचन की जानिब दौड़ी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितनी जिम्मेदार है तू। खोल कर बैठ गई होगी टीवी वीडियो। तुम्हारे अब्बा की फरमाइश पर बना रही थी कबाब। अब क्या वो मेरा सर खाएंगे? वो झल्लाएं। सर तो आप खाती हैं अम्मी उनका, तभी तो दिन ब दिन बाल कम हो रहे हैं उनके सर से। लाउंज में सेटी पर भैया दराज शौकी से बोले, उमैर, तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगी। कैसे नसीब है मेरे, 2 औलादे हैं, वो भी गैर जिम्मेदार, मस्खरे। उन्होंने भैया को भी लपेट में ले लिया और झलाते हुए पतीली में बचा दाल गोश्त एहतियात से अलग निकाल रही थी। अम्मी, अभी उम्र ही क्या है अपनी मिसबा की? पिछले माह ही तो मैट्रिक का इम्तहान दिया है। सभी होती हैं इस उम्र में गैर जिम्मेदार। भैया ने हस्बे आदत मेरा दिफा किया। क्यों, हम क्या आसमान से उतरे थे? इस उम्र में एक बच्चे की माँ थी मैं। और ये बात सुनकर जैसे मैं अपनी जगह शर्म से कट के रह गई। ना जाने क्यों मैं इतनी हुस्न परस्त थी। हर हसीन चेहरा मुझे मबहूत कर देता और मैं बिना दूसरी खामियों को परखे मरूब हो जाती। कोई भी मामूली चेहरा कभी भी मेरे मन को ना भाया। दोस्ती भी करती तो खुश शक्ल लड़कियों से। कुदरत ने शक्ल सूरत के मामले में मुझे इतना नहीं नवाजा, जबकि भैया एक मुकम्मल शख्सियत रखते थे, हर लिहाज से काबिल तहसीन, और उनके मुकाबले में मैं हमेशा मान पड़ जाया करती। माकूल जॉब मिलते ही भैया पर खानदान और खानदान से बाहर की लड़कियों वाले घरों ने नज़र लगा रखी थी। मैं जानती थी बेशतर लड़कियां भैया को पसंद करती हैं और बेशतर के वालिदैन इशारों, कनायों और दीगर जरियों से अम्मी और अब्बू की तवज्जो अपने घर की जानिब मबजूल करवा चुके थे, जिनमें से कई घराने ज़ेरे कोर थे, जबकि उनके मुकाबले में मेरे लिए आने वाले पैगामात की तादाद महदूद थी। चंद घराने तो सिर्फ इसलिए मेरा रिश्ता मांगते थे कि मेरे तवस्सुत से उनकी किसी बेटी का मुकद्दर भैया के साथ बन जाएगा। जाहिर है ये सूरत हाल ऐसी थी कि कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर सर उठाता। मेरे अंदर ये हकीकत जड़ पकड़ चुकी थी कि हुस्न सूरत बहुत बड़ी दौलत है, जिसकी बिना पर हर जानिब से पज़िराई ही मिलती है। कच्ची उम्र में ख्यालात का धारा पलटते ही एक खूबरू हसी सूरत की दौलत से माला माल मर्दाना वजाहत का शाहकार शख्स मेरे ख्वाबों में डेरा डाल चुका था। मैं एक सर्व कद जाज़बे नज़र खदो खाल रखने वाले हसी मर्द के हाथों में हाथ डालकर ख्वाब नगरी में सफ़र किया करती थी। मैट्रिक के इम्तहानात के बाद रिज़ल्ट का थका देने वाला इंतज़ार था। घर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी हमेशा से मेरी ही थी। अम्मी मुझे अमूरे खानादारी के फ़न में माहिर कर देना चाहती थी, मगर मेरी अदम दिलचस्पी के बायस झल्लाहट में मुब्तला हो जाती। अब्बू और भैया की भरपूर हमायत मुझे हासिल थी। मुझे कपड़ों की सिलाई करने, कढ़ाई के फूल बनाने, नित नई डिशेस बनाने या निटिंग और क्रोशिया की सिलाइयों से कोई रगबत न थी। फालतू बच जाने वाला वक्त जेब खर्च से खरीदी गई ऑडियो कैसेट सुनते, नित नए फिल्मी मैगजीन पढ़ने या फिर दिल भर के सोने में सर्फ किया करती। और अब तो भैया ने घर घर फैलने वाली बीमारी केबल की लीड भी ले ली थी।
और मुझे एक नया मशगला मिल गया था। अगरचे अम्मी ने इस अमल की भरपूर मुखालिफत की थी, मगर भैया और अब्बू के सामने उनकी कम ही चलती थी। भैया एक्शन फिल्मों और स्पोर्ट्स प्रोग्राम के शौकीन थे, अब्बू पुरानी फिल्मों और पुराने गानों के। रह गई मैं तो मुझे दौरे जदीद की हर फिल्म और गीत पसंद थे, ख़ुसूसन वो फिल्में और गीत जिसमें मेरा पसंदीदा हीरो हुआ करता। कभी कभी मुझे अम्मी की मुखालफत दुरुस्त मालूम हुआ करती। बाज़ औक़ात गैर मुतवक्को तौर पर ऐसा सीन आ जाता कि मैं अब्बू या भाई की मौजूदगी में नज़रें ही ना उठा पाती, या हीरोइन का बेहुदा लिबास मुझे अर्के नदामत में डबो दिया करता था। भाई सूरत से चैनल तब्दील कर दिया करते या अब्बू उठ के चले जाते, और अगर सुए इत्तफाक तन्हाई मुयस्सर होती तो मेरा चेहरा लाल भभूका हो जाता, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और रुआं रुआं पसीने में भीग जाता। मुझे रिजल्ट के बारे में मालूम करना था। अम्मी को बताकर पड़ोस में उज़्मा के घर चली आई। तकरीबन चौथी बेल पर गेट वाह हुआ और मुकाबल वही था जिसकी आंखों में मुझे देख के चमक ओद आती थी। उज़्मा का बड़ा भाई अदील, जो इंजीनियरिंग कर रहा था। उज़्मा है, मैंने पैगाम नशर करती बोलती आंखों से नजरें चुरा कर कहा। उज़्मा बाजार गई है। ओके, तो फिर मैं चलूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप वापस जाएं। उसके होंठों पे जानदार मुस्कुराहट थी। आप जिस तरह दरवाजे में इस्तादा हैं, इस अंदाज से ये बात कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, सामने वाला खुद ही समझ जाता है। मेरी फितरी खुद एतमादी लौट आई। अक्लमंद को इशारा काफ़ी, ये बात शायद आप ही के लिए कही गई है। मुझे अपने बारे में हरगिज़ कोई खुशफहमी नहीं है। वैसे भी मैं उज़्मा से मिलने के लिए आई थी। सॉरी, आप अंदर आ जाएं, अम्मी भी घर पे मौजूद हैं। उसकी आंखों ने एक बार फिर पैगाम नशर करने शुरू कर दिए। चश्मे ज़दन में एक ख्याल मेरे जहन में कूंदा। ढेर सारी फिल्मों के सीन जिंदा होकर सामने आ गए। आप आंटी को बुलाएं, तभी मैं जाने कैसे ये जुमला मेरे मुंह से फिसला था। क्या क्या मतलब है आपका मोहतरमा? दूसरों की शख्सियत, इतबार और किरदार को सामने रखकर उनके बारे में राय कायम कीजिए। क्या आप मुझे कोई बदकुमाश इंसान समझती हैं जो झूठ बोलकर माय फुट माना कि मैं आपसे, मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अधूरी बातों में मायने पोशीदा थे। आंखों में मलामत और दुख के ढेरों तासुरात थे। मैं तो जैसे शर्म के मारे ज़मीन में गड़ के रह गई। वो दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़ के अंदर चला गया और मैं अपने मन भर के कदमों को घसीटती, महज इस पर यह साबित करने को कि मुझे इस पे एतमाद है, अंदर चली आई। अरे मिसबा बेटी, आओ आओ। मेरी पशेमानी में इजाफा करती आंटी लाउंज में ट्रंक खोले बैठी थी और उन्हें शायद मेरे ही जैसे किसी वजूद की ज़रूरत थी। इस वक्त मुझे देख के खुश हो गई। अरे मिसबा बेटी, आओ आओ। मैं जानती थी उनकी गुफ्तगू का मरकज़ दियार गैर से उज़्मा के वालिद की वक्तन फ़वक्तन भेजी जाने वाली सौगातें, उनकी कीमतें, उनकी क्वालिटी, उज़्मा के जहेज़ की तैयारियाँ, हस्बे मंशा रिश्ते की तलाश वगैरह वगैरह, और उनकी सतही गुफ्तगू से मैं हमेशा ही बेजार हुआ करती थी। मैंने कनखियों से देखा, वो लापरवाही का मुजाहरा करते हुए पिछले कमरे में सैटी पर दराज क्रिकेट मैच देख रहा था। मेरा दिल दुख की अथाह गहराइयों में डूबा। फिर मैंने कंधे झटक दिए। छोड़ो छोड़ो ना मेरा हाथ, मेरा हाथ। उसके मजबूत सफ़ेद हाथ की गिरफ्त में था और मैं नाज से कहते हुए कमज़ोर सा एहतजाज कर रही थी। अगर ना छोड़ूं तो? उसकी सरगोशी उभरी, आंखों में जज्बों की लपक थी। कोई देख लेगा तो देख ले, मैं किसी को पुकार लूँगी, पुकार लो, उसने जवां मर्दी से कहा। जवाबंद खामोशी जो तजब्जुब का ऐलान करती है। पुकार ना, मुझे पता है तू नहीं पुकारेगी। क्यों, तुझे भला कैसे मालूम? मैंने इठला के कहा। इसलिए कि तू मुझसे प्यार करती है, बोल करती है ना। मेरी धड़कनों का शोर कानों तक पहुंच रहा था। देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं अब भी हाथ छुड़ाने के लिए कमज़ोर सा एहतजाज कर रही थी। क्या अच्छा नहीं लगता, मैं या मेरा हाथ पकड़ना? मैं शशोपन में पड़ गई। बोलना, क्या अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा यूं मेरा हाथ पकड़ना, मैंने शर्मगी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अच्छा वादा कर, कल इसी जगह मुझसे मिलने आएगी। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मैं फिर भी तेरा इंतज़ार करूँगा और मुझे यकीन है अगर तू मुझसे प्यार करती है तो ज़रूर आएगी। बोल,
आएगी ना, बोल ना आएगी, वो तवातर से पूछ रहा था और मैं शशोपन का शिकार। बोल आएगी ना, उसने फिर पूछा और जवाब देने से कबल मेरी आंख खुल गई। दिल पसलियां तोड़ के बाहर आने को बेताब था, जिस्म पसीने से तर था। एक अरसे से मेरे दिल पर उसकी हुक्मरानी थी, जिसका हाथ थामकर मैं देर तक ख्यालों की वादियों में घूमती फिरती। वो लाशौरी तौर पर मेरे ख्वाबों तक दस्तरस हासिल कर चुका था, जिसके रूप में मेरा आइडियल मुजस्सम हो गया था। वही गहरी निगाहें, बारीक तराशीदा लब, सुतमा नाक, कुशादा पेशानी, सुर्खों सफ़ेद रंगत, खूबसूरत जिस्म, सर्फ कद, तमाम तर वजाहतों को ढाल कर जो हुस्न मुजस्सम तख्लीक किया गया था, उसने मेरे ख्वाबों तक रसाई हासिल कर ली थी। रात सोने से पेशतर मैंने उसकी रोमांटिक फिल्म देखी थी, जिसका हर्फ हर्फ मेरे हाफजे में महफूज होकर ख्वाबों तक पहुंच गया था। उसके ढेरों पोस्ट कार्ड, मुख्तलिफ मैगज़ीन से तराशी गई तस्वीर मैंने अपनी डायरी में महफूज कर रखी थी। उसके मुतालिक हर खबर मैं तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़ा करती। अलबत्ता उसके नित नए स्कैंडल्स पर मैंने कभी तवज्जो न दी। पिछले दिनों एक गैर मुल्की मैगज़ीन में उसका एड्रेस देखकर मैं रह न सकी। किसी के इल्म में लाए बगैर मैंने उसे एक ख़त लिखा, अपनी बेपनाह पसंदीदगी का इजहार करते हुए उसकी एक रियल फ़ोटो बमा ऑटोग्राफ के भेजने के इल्तिजा तक की थी। मुझे भरपूर उम्मीद थी कि मेरी तारीफ़ों और पसंदीदगी की ज़रूर पजीराई होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया मिसबा? उज़्मा ने मुझे यूं मशकूक नज़रों से घूरा, जैसे वाकई उसी मेरी ज़हनी हालत पे शुबा हो। क्यों, इसमें दिमाग की खराबी वाली क्या बात है? किसी को पसंद करना जुर्म है क्या? मगर पसंदीदगी की भी तो कोई हद हुआ करती है। वो मेरी तमाम तर कार्रवाइयों से पूरी तरह बाइल्म थी। लो, पसंदीदगी गैर महदूद होती है और यही पसंदीदगी बाद में मोहब्बत और फिर इश्क की हदूद से जाकर मिलती है। मैं लापरवाही से चलगोज़े खाते हुए बोली, मिसबा, इन फिल्म स्टार्स, खसूसन पड़ोसी मुल्क के फिल्म स्टार्स, उनकी ज़िंदगी के रंग ढंग के तौर तरीके हमारी ज़िंदगी से 100% मुख्तलिफ और मुआशरे में उनका मुकाम, उनके स्कैंडल्स, ये तमाम स्कैंडल्स ज़्यादातर मन घड़त होते हैं, अखबारात या मैगज़ीन्स बेचने का ज़रिया। और कल रात तुमने फिल्म देखी थी, नीम उरिया हीरोइन कैसी चिपकी खड़ी थी उसके साथ, वो तुम्हारा पसंदीदा हीरो। शर्म से मेरी आंखें झुकी जा रही थीं। वो रात मेरे इसरार पर उसकी फिल्म देखने पर तैयार हो गई थी। उज़्मा, ये जो हीरोइंस है ना, होती ही बेहया है, मैंने इत्मीनान से कहा तो उज़्मा ने सर थाम लिया। ओह माय गॉड मिसबा, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुआशरा इन स्टार्स को कोई बाइज़्ज़त मुकाम नहीं दे पाता, इसीलिए उनका रास्ता चलना दुश्वार हुआ रहता है। हज़ारों परिस्तार आगे पीछे होते हैं और फिर ज़रा चेहरा तो देखो, कितना मासूम है, लगता है ये बदकिरदार। अल्लाह अल्लाह मिसबा, तुम कैसे समझोगी? वो एक गैर मजहब का और कतई अलग दुनिया का बासी शख्स है और उसकी पर्सनल लाइफ में हम जैसी लड़कियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसे कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ जो तुम यूँ सर थामे बैठी हो? मैं तो सिर्फ उसे पसंद करती हूँ, वो मेरे आइडियल का मुजस्सम रूप है और अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए मैं ऐसा ही हम सफ़र चाहूँगी, हर खामी से पाक, मर्दाना वजाहत का शाहकार। अभी तुमने खुद ही तो कहा कि पसंदीदगी ही मोहब्बत और फिर इश्क की हदूद तक पहुँचती है। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन खूबसूरती इतनी अहम तो नहीं हुआ करती, इसकी खातिर तमाम बुराइयां नज़रअंदाज कर दी जाएं और किसी की मोहब्बतों और मस्बत खूबियों को महज कम सूरती की बिना पे रद्द कर दिया जाए। मैं जानती थी उज़्मा अपने भाई अदील का मुकदमा लड़ रही है, मगर साफ गोई का मुजाहरा करके मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चकमा दे गई। हेलो एवरीबॉडी, भैया ऑफिस से आकर खुशी से मुस्कुराए। क्या हो रहा है? वो सोफे से पुष्ट टिकाकर लेट गए। आप ही समझाएं इसे। क्यों, खैरियत? उज़्मा ने मसलतन कुछ अल्फाज कम करके उन्हें रुदात सुनाई, जिसे सुन के वो दिल खोल के हंसे। वो मेरे दोस्त भी तो थे। अरियो मेरी अक्लमंद आपा, ये जवान बच्चों का बाप है, तुम्हारे हम उम्र तो इसके बच्चे हैं, आपको ज़रूर मुगालता हुआ होगा। वो तो शादीशुदा है ही नहीं, लगता ही नहीं, कुछ आके जवान बच्चे। मैडम जी, कुछ ही दिन कबल मैंने ऑफिस में एक मैगज़ीन में इस हीरो के मुफस्सिल हालात ज़िंदगी का मुताला किया,
ये ना सिर्फ करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स का चोर है, बल्कि बेशतर अदाकाराओं के साथ इसके स्कैंडल्स भी बन चुके हैं। दर हकीकत ये एक उम्र रसीदा शख्स है। हाँ, इंडस्ट्री में इसकी आमद चंद साल पेशतर ही हो सकी। भैया, आई कैंट बिलीव, इतना फ्रेश चेहरा और बॉडी। मैं हनूज बेयकीनी की कैफियत में थी। मेरी चंदा, इन लोगों का इतना ढेरों पैसा इसी मसरफ के लिए तो इस्तेमाल होता है। ये अपना हुस्न, सेहत और जिस्म की साख बरकरार रखने के लिए कैमरा टेक्निक, जदीद मेकअप और लाइटिंग इनके चेहरों का कुछ बिगाड़ ना पाए सारा पैसा खर्च करते हैं। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें ना मैं वो मैगजीन लाकर दिखाऊंगा, शायद ऑफिस में कहीं पड़ा हो। वो ऑफिस बैग उठाकर अपने कमरे में चले गए। फ्लाइट पूरे 5 घंटे लेट थी। कोफ से मेरा बुरा हाल था। एक तो रात नींद पूरी ना हो सकी, मेरे लाख तावीलें घड़ने और दामन बचाने पर भी उज़्मा मुझे घसीट लाई थी सऊदीया से आने वाले अपने वालिद के स्वागत के लिए। वेटिंग रूम में बैठे बैठे टांगे जम गई थी। साथ लाए थर्मस की चाय भी खत्म हो चुकी थी। अब तो आंतें कुल हुवल्ला पढ़ने लगी। मैं उज़्मा का हाथ थाम कर ऊपर बैनुल अक़वामी रवानगी वाले हिस्से की भी सैर कर रही थी। वक्त काटे नहीं कर रहा था। आंटी और दीगर अहले खाना पार्किंग में खड़ी कोस्टर्स में जाकर बैठ गए, जबकि ताज़ा तरीन इत्तला आने पर उन्हें मुतला करने की ड्यूटी मैंने और उज़्मा ने अपने सर ले ली। एक जगह टिक कर बैठना मुहाल जो था। हम बैनुल अक़वामी आमद के लाउंज में इधर से उधर चकराते, भांत भांत के मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों को देखते और उन पर तबसरे करते वक्त गुजार रहे थे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की हल्की सी बेल ने मुतवज्जो किया। बाद अज़ां मालूम हुआ कि फ़ज़ा को गहरी धुंध और कोहर ने अपनी लपेट में ले रखा है। जहाज मतला साफ होने तक किसी छोटे एयरपोर्ट पे उतर चुका था। मेरी झल्लाहट और भूख अरूज पे पहुंच गई। उज़्मा दीगर अहले खाना को ताज़ा तरीन इत्तला देने पार्किंग की जानिब बढ़ गई। मैं वेटिंग लाउंज में जाकर थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए सोच रही थी। यूं ही लम्हा भर को मेरी निगाहें स्याह शीशों की दीवार के दरमियान खुदकार दरवाजे तक पहुंच गई थी और फिर बेयकीनी से एक जगह टिक कर रह गई। चंद लम्हे कबल किसी बैनुल अक़वामी प्रवास की आमद का ऐलान मैंने खासी बेध्यानी से सुना था, और वो जिसे मैंने बारहा ख्वाबों में देखा था, जिससे इंतहा की हद तक मोहब्बत की थी और जो अब जनू बनती जा रही थी, यूं अचानक और गैर मुतवक्को तौर पे मेरे सामने होगा। ब्लैक डिनर सूट में फ्रेश चेहरे के साथ स्टाइलिश सा ब्रीफ केस दाएं हाथ में थामे वो मुतलाशी नज़रों से सामने देखता चला आ रहा था। मैं रीलिंग थामे उससे नज़दीक ही खड़ी बेयकीनी और हैरानगी की सरहद अबूर कर रही थी, और फिर हकीकत का इदराक होते ही किसी जज्बे से मगलूब होकर उसे आवाज़ दी थी, और गालिबन मेरी धीमी सी आवाज़ के ताक़ुब में उसकी नज़रें मेरी जानिब उठी थीं, और एक उसी लहजे में मैंने उसकी निगाहों में वाज़े तौर पे नागवारी की तहरीर पढ़ी। संजू, संजू। और मैंने उसकी निगाहों को पलटते देखा। खैर मकदम के अंदाज में एतमाद से उठा हुआ मेरा दायां हाथ कटे हुए शहतीर की माने नीचे गिरा। वो एक अल्ट्रा मॉडर्न खूबसूरत तरहदार लड़की से गर्मजोशी से मुसाफा करके उसकी किसी बात पे मुस्कुराते हुए उसे ऑटोग्राफ से नवाज रहा था। सिर्फ वही तो एक लम्हा था। शान से खड़ा मेरा वजूद बेभरम होकर ज़मीं बोस हो गया। मैं जो आसमां की वुसअतों में सफ़र कर रही थी, धड़ाम से ज़मीं पे आ गिरी। मेरी ज़ात बेमोल हो गई। क्या था उन नज़रों में? नापसंदीदगी, नागवारी, जिसने मेरी ज़ात को मिट्टी में मिला दिया। सच शुक्र कि मेरी इस नाकदरी का तमाशा देखने के लिए उज़्मा मौजूद नहीं थी, वरना किस तरह मैं अपनी किरची किरची शख्सियत को समेट पाती। उसी लम्हे ने मुझे मेरी पहचान करवा दी थी। हम अपने ख्वाबों को शहजादों जैसी सूरतों वालों के पैकर से सजाने वाली कम सूरत लड़कियां भला यूं किसकी नज़र में अहम हो सकती हैं? खसूसन वो पज़िराई जिन्हें कदम कदम पे मिलती है, जिनकी जुम्बिश अबरू पर लोग हाथ बांधे नजर आते हैं, जो खूबसूरती, रंगों और रोशनी की दुनिया के बासी होते हैं, भला क्यों कर किसी के पवित्र जज्बों की गहराई तक पहुंच सकते हैं, जिनके गिर्द परिस्तारों का हजूम होता है, शहद की मक्खियों की मानिंद। किसी भी इनफरादियत से आरी लड़की के शौक का अंदाज़ा किस तरह कर सकते हैं? लाउंज में खुलबली मच गई। हर कोई संजू के दीद के शौक में दौड़ा चला जा रहा था। मैं आहिस्तगी से रेलिंग छोड़ के पीछे हटती चली गई। हजूम में किसी का कंधा मुझे लगा था।
और मैं लहरा के गिरने को थी जब दो मजबूत बाजुओं ने मुझे संभाल लिया। अदील ने कुछ कहना चाहा था, मगर मेरी आंखों में ढेरों टूटे बिखरे ख्वाबों की चुभन वाज़े हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ है? वो हैरानी से पूछ रहा था, मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बिना पार्किंग की जानिब बढ़ती चली गई। मिसबा, तुम्हारी पसंद का गाना आ रहा है, जल्दी आओ। भैया लाउंज में रिमोट थामे टीवी के सामने बैठे थे। मैंने उनकी पुकार पर आंखों से हाथ हटा दिए। 2 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थी। ख्वाबों के टूटने से ज़्यादा अपनी और अपने जज्बों की बेतौकीरी का एहसास गालिब था। भैया मौके की नज़ाकत से लाइल्म थे। तभी तो एक फिल्मी मैगज़ीन मेरे कमरे में छोड़ गए, जिसमें संजू की ज़िंदगी का करीह रूप वाज़े किया गया था। बज़ाहिर वो जितना वजी और शकील था, बबातिन उसका चेहरा उतना ही करीह और भयानक। करोड़ों के टैक्स की चोरी, फिल्मी और गैर फिल्मी तितलियों से उसके मरासिम, अज़दवाजी ज़िंदगी की उलझने, औलाद की सरकशी और बद किरदारी। भैया के दावे के मुताबिक मेरी ही हम उम्र उसकी औलादें थी। एयरपोर्ट पर उसे देखने के बाद कुछ शक की गुंजाइश न रही थी। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले चेहरे से असल चेहरा 100% मुख्तलिफ था। वजाहत के लिहाज से तो वो मुकम्मल था, मगर ना ही चेहरे में जाज़बियत थी, ना नो उम्री की कशिश। फीका बेरौनक चेहरा, उम्र रसीदगी छुपाने की भरपूर कोशिश की गई थी। तब भी चंद एक सफ़ेद बाल नुमाया थे। मैंने उसकी तराशी हुई तस्वीरें, पोस्ट कार्ड, सब कुछ फाड़ डाला था। अपने कमरे से लाउंज तक का सफ़र करने में मैं हाँप गई थी। अम्मी मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए वज़ू कर रही थी। भैया ने टीवी की आवाज़ कम कर दी थी। कॉल बेल की आवाज़ पर मैं लाउंज की तरफ जाने के बजाय गेट की जानिब मुड़ गई। सामने एक बार फिर वही था जो मुझे देखकर आंखों में दीप जला लेता। उज़्मा ने मछली फ्राई की थी, आपके लिए भेजी है। मैं प्लेट थाम कर कुछ कहने को थी कि वो बोल उठा, आप आई नहीं काफ़ी दिनों से, उज़्मा इंतज़ार कर रही थी आपका। मैं जानती थी उज़्मा मेरा इंतज़ार नहीं करती, खुद आ जाया करती है, इसीलिए मुस्कुराई। सिर्फ उज़्मा इंतज़ार कर रही थी या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या फ़ायदा उस इंतज़ार का जिसका हासिल कुछ नहीं। उसकी आंखों में जलते दीप बुझे थे और लम्हा भर को यासियत सिमट आई। अगर आपका अपने जज्बों की सदाकत पे पूरा ईमान है तो ये नाउमीदी क्यों? अपने जज्बों की सदाकत पर तो पूरा ईमान है, मगर मुकाबिल के ठुकरा देने का खौफ नारसाई की हदूद से जाकर मिलता है। और अगर मैं आपको यकीन बख्श दूं कि आपका इंतज़ार हरगिज़ ला हासिल नहीं साबित होगा, तो सामने खड़े अदील की नज़रों ने बेयकीनी की सरहद अबूर करके फिर मेरे चेहरे पे कुछ तलाशने की कोशिश की थी, और एक यकीन पाकर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी थी। और फिर जवाबन मेरी मुस्कुराहट ने कुर्बो जवार में ढेरों रंग बिखेर डाले, चाहतों के रंग। दर हकीकत सच्ची चाहत तो वही होती है जिसको पज़िराई मिले। दर हकीकत चाहे जाने के काबिल तो वही शख्स हुआ करता है जो पुरखलूस होने के साथ बाईमान और बाहया भी हो, जैसा कि अदील था। भले वो कितने सालों से मुझे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी कोई ओछा तरीका नहीं अपनाया था। और अब सारे ख्वाब टूटने के बाद ही सही, मुझे उसकी सच्ची मोहब्बत पे यकीन आ ही गया था। मुझ जैसी कई हुस्न परस्त लड़कियां होंगी इस दुनिया में जो अक्सर ठोकर खाने के बाद ही राह रास्त पर आया करती हैं, लेकिन मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे किसी बड़ी ठोकर लगने से बचा लिया और मुझे एक पुरखलूस और साहिब किरदार इंसान की मोहब्बत और साथ नसीब फरमाया। मेरी ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए है जो करीब खड़े शरीफ इंसान की बजाय दूर खड़े किसी बदमाश के हुस्न से ही मुतासिर होकर उस पे दिल हार के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया करती हैं। ख़ास तौर पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म स्टार्स पर, जो बज़ाहिर बहुत हसीन, रोमांटिक और हर लड़की के ख्वाबों का आइडियल होते हैं। इसलिए अल्लाह के हुज़ूर मेरी यही दुआ है कि वो हम तमाम लड़कियों को बुराई और गुनाहों के रास्ते से निकाल कर हया, ईमान और नेकी का रास्ता और नेक शरीके हयात नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।